बिहार में बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां आतंकियों ने फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस बार फिर हिंदू बहुल जम्मू रीजन के डोडा में एनकाउंटर हुआ। डोडा एनकाउंटर में सेना के एक अफसर समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। ये एनकाउंटर डोडा शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर देसा के जंगलों में चल रहा है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल रात देसा में जॉइंट ऑपरेशन चलाया। शुरुआती गोलीबारी के बाद आतंकी भागने लगे, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने आतंकियों का पीछा किया। इसके बाद फिर आतंकियों और जवानों के बीच फायरिंग हुई। इसमें सेना के अफसर समेत 5 जवान घायल हुए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां एक अफसर समेत 5 जवानों को नहीं बचाया जा सका। इस वक्त भी इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की मदद ले रही है। बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री ने आर्मी चीफ से हमले की जानकारी ली। सेना को ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से फ्री हैंड दिया गया। तो जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सेना और जवानों के बीच में फायरिंग हुई और उस फायरिंग में एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। जिसके बाद लगातार आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगह पर चलाया जा रहा है। आतंकी जंगलों में जाकर छिप जाते हैं, जंगलों का फायदा उठाते हैं, जिसके बाद सेना अब हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढा जा सके और मौत के घाट उतारा जा सके। क्योंकि इन आतंकियों के साथ जो फायरिंग हुई उसमें एक अफसर समेत 4 जवान शहीद हुए। हेलीकॉप्टर से किस तरीके से आतंकियों की तलाश की जा रही है, पूरे इलाके में, पूरे डोडा रीजन के इस फॉरेस्ट एरिया में आतंकियों की तलाश की जा रही है। बाकायदा पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को फ्री हैंड दिया है, ताकि सेना किसी भी तरीके से आतंकियों को ढूंढकर उनको मौत के घाट उतार सके। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए हमले पर दुख जताया। एलजी मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि हमारे देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हम अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेंगे और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इस हमले को लेकर इस हमले की निंदा की है और इसके साथ साथ जो जवान शहीद हुए हैं उन जवानों की शहादत को लेकर भी उन्होंने दुख जताया है, श्रद्धांजलि दी है। हम आपको बताते हैं कि डोडा में यह एनकाउंटर हुआ कैसे। सेना को डोडा के देसा के जंगलों में आतंकियों के छिपने की खबर मिली थी और इसी के बाद राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद सोमवार देर रात ये मुठभेड़ शुरू हुई। सेना के जवानों ने जो आतंकी भाग रहे थे उनका पीछा किया और इस ऑपरेशन में राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, उनका ये साझा ऑपरेशन था। इस बाकायदा आतंकियों को पकड़ने के लिए रात 9:20 पर आतंकियों की लोकेशन को ट्रेस किया गया और उसके बाद लगातार आतंकियों का पीछा किया जा रहा था जवानों की तरफ से। लेकिन जब आतंकियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी तो जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की और इसी फायरिंग में 4 जवानों को गोली लगी है, 4 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में लगातार जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से अब जम्मू रीजन में इस तरीके के आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बाद अब ये चिंता का विषय बन गया है कि आखिर आतंकी जो पहले कश्मीर में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते थे, अब वो जम्मू रीजन में जवानों को निशाना बना रहे हैं। कश्मीर में आखिरी सांस गिन रहे आतंकी अब जम्मू रीजन को निशाना बना रहे हैं और इसी सिलसिले में 8 जुलाई को आतंकियों ने कठुआ के बदनोटा इलाके में सेना के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया था। 8 जुलाई को कठुआ में यह हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे और एक हमला आज यानी कि 16 जुलाई को डोडा में हुआ है, जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में सिर्फ 8 से 9 दिनों के बीच में जम्मू के कठुआ और डोडा रीजन में जिस तरीके के ये 2 अटैक्स हुए हैं, उसके बाद अब जम्मू रीजन की सुरक्षा
को लेकर भी जवानों की तरफ से पूरी तैयारी वहां पर की जा रही है। सुरक्षा ज्यादा वहां पर बढ़ाई जा रही है कि आखिर जम्मू रीजन में अब जिस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं और ये 8वां अटैक है। दरअसल इन अटैक्स की शुरुआत 9 जून को हुई थी, जब आतंकियों ने रियासी में श्रद्धालुओं की बस को टारगेट किया था। इसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। 9 जून को रियासी में हमला हुआ था। उसके बाद जो दूसरा हमला जम्मू रीजन में हुआ था वो 11 जून को हुआ था, जिसमें एक हीरानगर में सेना की सर्च टीम पर अटैक हुआ था। सेना को निशाना बनाया गया था और उसके बाद उसी दिन 11 जून को कठुआ में घुसपैठ की कोशिश आतंकियों के द्वारा की गई थी। और फिर अगले ही दिन जम्मू के भद्रवाह में यानी कि 12 जून को पुलिस पर हमला किया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर हमला किया गया। और उसी दिन डोडा में गंगोम में भी मुठभेड़ हुई थी, जो कि 12 जून यानी कि 2 दिनों एक ही दिन के भीतर 2 जगह पर किस तरीके से पुलिस पर हमला किया गया, मुठभेड़ हुई थी। तो ये तमाम घटनाएं जो लगातार एक के बाद एक हो रही हैं, ऐसे में उस पर अब लगातार सेना भी पूरी तरह चौकन्नी हो गई है कि किसी भी तरीके से आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम किया जा सके। राही कपूर इस वक्त डोडा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राही, लगातार जिस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये चिंता का विषय है और खास तौर पर 9 जून से लेकर लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर ऐसी 8 घटनाएं हो जाती हैं। और आज जो घटना हुई है उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, ऑपरेशन कोठी 2 जो है वो सुरक्षा बलों का यहां पर चल रहा है। लगभग 16 घंटे होने को है। कल रात 9:20 से लेकर अभी तक के समय में लगातार आतंकियों की धरपकड़ के लिए एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद जो है वो ली जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। हालांकि रेगुलर जो सेना के बड़े अधिकारी हैं वो भी उस स्पॉट पर जाकर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके साथ जम्मू कश्मीर फोर्सेस उन पर जो किया गया है और 3 से 4 आतंकी जो है पाए जा रहे हैं और उनको से जल्द न्यूट्रलाइज। बिल्कुल राही, जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि कोठी 2 इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है और सेना के आला अधिकारी भी बाकायदा वहां पर स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं और लगातार पूरी सिचुएशन का मुआयना लिया जा रहा है, क्योंकि 4 जवानों की शहादत इस पूरे घटनाक्रम में हुई है। वहीं अगर जम्मू रीजन की बात करें तो सिर्फ डोडा में 34 दिनों में ये 5वां एनकाउंटर है। 11 जून को पहली मुठभेड़ हुई जिसमें 6 जवान घायल हुए। 12 जून को उसके बाद दूसरी मुठभेड़ होती है जिसमें एसओजी के जवान जख्मी होते हैं। फिर तीसरी मुठभेड़ 26 जून को होती है जिसमें 3 आतंकियों को हमारे सेना के जवान ढेर कर देते हैं। और फिर चौथी मुठभेड़ होती है 9 जुलाई को, जिसमें आतंकी मौके से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और एक 5वीं मुठभेड़ जो आज यानी कि 16 जुलाई को हुई है, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में लगातार ऐसी घटनाएं 34 दिन में हो रही हैं। 34 दिन में ये 5वां एनकाउंटर है। अब साफ है कि आतंकियों के निशाने पर जम्मू रीजन ही है। ये वो इलाका है जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। यहां पर इससे पहले आतंकी हमले नहीं होते थे। आतंकी इस इलाके को इसीलिए भी निशाना बना रहे हैं क्योंकि कश्मीर में आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। वहां सुरक्षा बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती है। ऐसे में वजह क्या है आखिर आतंकियों की तरफ से कि जम्मू रीजन को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आतंकियों का वहां पर सफाया किया जा रहा है। जम्मू रीजन की लोकेशन की बात करें तो पीर पंजाल पहाड़ी से एक ढका हुआ इलाका है जिसका फायदा आतंकी उठाते हैं और इसीलिए इन घटनाओं को जम्मू रीजन में अंजाम दिया जाता है। तीसरी वजह यह है कि पूरे इलाके में घना जंगल है। आतंकियों को छिपने के लिए ये जगह आसान हो जाती है और यही वजह है कि आतंकी वहां पर छिपने का, उन जंगलों का फायदा उठाते हैं। और इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। चौथी वजह यह है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसके चलते दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर रीजन में अच्छे से चुनाव ना हो पाए। आतंकी इसको लेकर भी लगातार अब जम्मू रीजन पर अटैक कर रहे हैं। 2021 के बाद से अकेले जम्मू में 21 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। इन 3 सालों में 42 जवान शहीद हुए और 23 नागरिकों की भी मौत हुई। पिछले कुछ सालों में आतंक का शिफ्ट कश्मीर से जम्मू रीजन में हो रहा है और आखिर इस शिफ्ट की वजह क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल इस हमलों का जो पैटर्न और टाइमिंग अहम क्यों है, इन सारी चीजों ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ हमलों के पीछे किन आतंकी संगठनों का हाथ है ये भी लगातार पता करने की कोशिश की जा रही है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को अब अपनी क्या रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि आतंकी जिस तरीके से अब लगातार नई नई स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं, खासतौर पर जिस तरीके से वो छुप रहे हैं जंगलों में जाकर, ऐसे में सेना के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो गया है। बीते दिनों में आतंकियों के निशाने पर जम्मू के हिंदू वाले इलाके,
आतंकियों के टारगेट शिफ्ट करने के पीछे एक्सपर्ट्स की राय है कि 2019 में दरअसल 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया था, जिसके बाद से वहां पर सुरक्षा बलों की जो संख्या है वो ज्यादा मजबूत हुई है, इंटेलिजेंस नेटवर्किंग पहले से मजबूत हुई है और यही वजह है कि कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना अब आतंकियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ साथ कश्मीर में पाकिस्तान का असर भी अब खत्म हो रहा है। कश्मीर जो पाकिस्तान अपना होल्ड कश्मीर पर लेना चाहता था, उसका असर अब जम्मू कश्मीर रीजन में कम होता दिख रहा है और यही वजह है क्योंकि घाटी और चीन बॉर्डर पर सेना की तैनाती ज्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि अब जम्मू रीजन की तरफ आतंकी अपने टारगेट्स को शिफ्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जम्मू में पिछले 20 साल से शांत है, सेना की तैनाती वहां पर कम है क्योंकि वहां पर इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना आसान है। यही वजह है कि आतंकियों ने अब अपना टारगेट कश्मीर से जम्मू की तरफ शिफ्ट किया है। जम्मू में हाल के हुए हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर, द रजिस्ट्रेंट फ्रंट जैसे नए नाम वाले आतंकी गुटों ने ली है और जम्मू कश्मीर में पिछले 20 साल में 3 आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। लेकिन सख्ती के बाद भी आतंकी गुटों ने अब प्रॉक्सी नाम रखने शुरू कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो आतंकी गुट नए नए नाम लेकर आ रहे हैं। आतंकी गुटों ने अब प्रॉक्सी नाम रखने शुरू किए हैं क्योंकि मिलिटेंसी की नई लहर वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ इनके नाम सेकुलर दिखने वाले रखे गए हैं ताकि ये धर्म के आधार पर आए युवाओं को संगठन ना लगे और युवाओं को ऐसा लगे कि ये सेकुलर है और यही वजह है कि ये नाम ऐसे रख रहे हैं। नए नामों से ये लोकल कनेक्ट लोगों से दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि जो लोकल युवा है उनको अपने संगठनों में शामिल कर सके और उनको अपने मिलिटेंट ग्रुप का हिस्सा बना सके। वहीं जम्मू कश्मीर की डीजीपी आर स्वैन ने घाटी में आतंकवाद के लिए स्थानीय सियासी हालात को जिम्मेदार ठहराया है। सुनिए उनकी पूरी बात। Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. SP ranking officers were thrown behind bars and put alongside terrorists in jails for crimes they never committed. Death by accident. By accidental drowning of Nilofer and Asya in Shopian in 2014 was allowed to be hijacked by the narrative terrorism who held the valley to ransom with several weeks long hartal, arson and rioting. A very deep and detailed investigation by CBI backed by forensics of the All India Institute of Medical Sciences proved it beyond any shade of doubt that it was outright falsehood. The things had come to such a pass that the so-called mainstream party had started cultivating leaders of terrorist networks through intermediaries and sometimes directly to further their electoral prospects. जम्मू में आतंकी साजिश तो यूपी में हिंसा की बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। मेरठ में एक बारात के जश्न के दौरान जाटव और मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। मामला मेरठ के रसूलपुर गांव का है। जाटव समाज की बारात में डीजे बजने को लेकर हंगामा हुआ, मारपीट की गई, बारात पर पत्थरों की बारिश की गई। अचानक सैकड़ों पत्थर छतों से चलने लगे। बारात वाले घर में भगदड़ मच गई। जाटव समाज के एक परिवार के घर में यह शादी थी। आरोप है कि बारात में डांस कर रही महिलाओं के वीडियोस बनाए गए। गैर समुदाय यानी कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर बदसलूकी की कोशिश की। कुछ ही देर में पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। पूरे मामले में अब पुलिस एक्शन में है। 18 नामजद आरोपियों पर एफआईआर की गई है। 3 आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश भी लगातार दी जा रही है। मेरठ के रसूलपुर गांव का ये आपको मंजर दिखाते हैं, जहां शादी समारोह में पत्थरों की बारिश से हालात कैसे डेंजरस हो गए। जाटव समाज के घर में ये शादी थी। मुस्लिम पक्ष की भीड़ ने हमला बोल दिया। लड़के की शादी की बारात में घर की महिलाएं नाच गा रही थी कि अचानक हमला हुआ। हैरानी की बात यह है कि घरों से पत्थर बरसाए जाने लगे। अचानक इतनी तादाद में पत्थर कहां से आए, ये पुलिस छानबीन कर रही है। क्या किसी की साजिश के तहत हिंसा भड़काने की कोशिश थी? देखिए क्या हद कर रहे हैं, क्या हद कर रहे हैं। रुक रहे
मेरठ के रसूलपुर गांव में शादी में डीजे बजाने और डीजे में के दौरान जो डांस हो रहा था, महिलाओं का वीडियो बनाने के मामले में दो पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर जो है पत्थरबाजी हुई, जिसमें मेरठ पुलिस ने इस पूरे मामले में 18 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है और 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त हम रसूलपुर के उसी घर पर मौजूद है जहां पर शादी थी 15 तारीख को। आप दरअसल देखें कि ये वही घर है जहां पर 15 तारीख को शादी थी, लेकिन 14 तारीख को यहीं पर ही इसी जगह जहां पर ये गाड़ी खड़ी हुई है, यहां पर जो है शादी के माहौल में डीजे बजाया जा रहा था, जिसमें परिवार की जो महिलाएं हैं वो डांस कर रही थी और इतने में ही समुदाय विशेष के कुछ लोग यहां पर आते हैं और महिलाओं का वीडियो बनाने लगते हैं, जिसके बाद परिवार वाले विरोध करते हैं तो दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई होती है। उसके बाद जमकर पत्थर भी चलते हैं, ये आरोप लगाया है पीड़ित परिवार ने। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नीरज कुमार। नीरज, क्या हुआ पूरा मामला, क्या घटना है? ये यहाँ पे हमारा एक शादी का फंक्शन था, जैसे कि हमारे चाचा का लड़का था, छोटा भाई, तो उसकी शादी थी। तो यहाँ पे मंडे पे जो प्रोग्राम होता है, डीजे वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे डांस चल रहा था। हमारा जो हमारी रिलेशन से लड़कियां वगैरह थी, जो हमारी बहन, हाँ, परिवार की महिलाएं और हम भी साथ में। तो यहाँ पे कुछ लड़के दूसरे समुदाय के आके तो यहाँ पे आके वे खड़े हो गए, यहाँ पे वीडियो बनाने लगे। हमने उनसे मना करी, हमने कहा भाई वीडियो मत बनाओ, यहाँ पे तुम्हें देखना, तुम डांस वगैरह तुम देख सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं। तो वे चले गए। फिर दोबारा आए, क्या हुआ, फिर 5-7 और, मतलब 5-10 के करीब जितने भी आए हुए लड़के इकट्ठे हो गए। फिर वे उनके साथ ना वीडियो बनाने लगे, लड़कियों की वीडियो बनाने और गंदे कमेंट करने लगे। तो इसको लेके हमने जैसे उन्हें समझाया, तुम ये कर रहे क्या हो, हमारे यहाँ तुम्हारा मतलब क्या आने का। तो उस बात को लेकर उन्होंने बस और पता नहीं कहाँ पे फोन करा उन्होंने, और जो बुलाए लड़के, बस मार पिटाई स्टार्ट कर दी यहाँ पे। हमारे साथ मतलब हत्तापाई करी, मारपीट भी जो हुई, मार पिटाई करी उन्होंने। वो तो खैर निमट गया वहाँ पे। उस टाइम पे सब बड़ों ने समझाया कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। वे अपने घर चले गए। फिर अगले दिन सुबह के टाइम 15 तारीख को, हाँ 15 तारीख को नेक्स्ट डे, तो उस टाइम पे जैसे कि हमारी शादी उदी के लिए तैयारी चली थी, डीजे उजरे बज रहा था यहाँ पे। तो वे फिर आए यहाँ पे, जो एक लड़का था तो उसके साथ में पहले, हाँ, दूसरी तरफ का लड़का, तो यहाँ पे आके तो उसके साथ में मार पिटाई करने लगे। यहाँ पे सामने इधर है आपके। तो जिस जगह पर पत्थर चले वहां से रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन सवाल यह है कि शादी समारोह में हिंसा के पत्थर किसके थे? क्या किसी साजिश के तहत यह हमला किया गया? क्या हिंसा भड़काना मकसद था? मेरठ के रसूलपुर गांव में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। दो समुदायों के भिड़ंत में आखिर जमकर बवाल कैसे हुआ? शादी में डीजे बजाने से दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ। ये मामला मेरठ के रसूलपुर गांव का है, जहां पर जब डीजे बजाया जा रहा था, महिलाएं डांस कर रही थी, तब ये विवाद शुरू हुआ। और ये विवाद दरअसल दो समुदायों के बीच में हुआ, दो समुदायों के बीच में, यानी कि मुस्लिम पक्ष के बीच में, और इसके साथ साथ जाटव समाज के लोगों की शादी थी, जिसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। मेरठ के रसूलपुर गांव में शादी में बज रहे डीजे पर महिलाओं के का जो डांस हो रहा था उसका वीडियो बनाने को लेकर इतना विवाद हुआ कि दो समुदाय आमने सामने आ गए। आरोप लगा है समुदाय विशेष के ऊपर। दरअसल एक परिवार में, हिंदू परिवार में जो है शादी का माहौल था, डीजे बजाया जा रहा था और उस दौरान जब महिलाएं डांस कर रही थी तो उनका जो है समुदाय विशेष के कुछ लड़के जो हैं वो वीडियो बना रहे थे, जिसके बाद परिवार के लोग जिस घर में शादी थी वो मना कर रहे थे, लेकिन विवाद इतना बड़ा कि जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा, 3 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा और गांव में जो है शांति का माहौल रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, उसको ध्यान में रखते हुए मेरठ पुलिस के कुछ जवानों को भी जो है गांव में तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से विवाद दोबारा ना बढ़े। दरअसल ये मेरठ का रसूलपुर गांव है और यहाँ पर आप देखें कि यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। फिलहाल आप यहाँ पर देखें तो पत्थर जो हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। दरअसल 14 तारीख की ये पूरी घटना है, 14 तारीख शाम की, और 14 तारीख को जो पूरा विवाद हुआ उसके बाद जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने पूरे विवाद को जैसे तैसे सुलझाया और समझा बुझाकर जो है मामले को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन बताया जा रहा है, जो पीड़ित परिवार का आरोप है कि 15 तारीख की सुबह एक बार फिर जो है जो दूसरा पक्ष था वो इकट्ठा हुआ और उसके बाद जमकर जो है यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। ये इतने बड़ी बड़ी जो ईंटें हैं वो जमकर जो है परिवार के
ऊपर फेंकी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे गांव में जो है कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह से दोबारा से विवाद ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस के कुछ जवानों को तैनात किया गया, साथ ही साथ महिला पुलिस को भी यहां पे तैनात किया गया ताकि विवाद दोबारा ना हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।